हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड दिस टॉपिक इज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू सी जनरल रिएक्शन। आपने कह दिया साहब एम ए प्लस एन बी चेंजिंग टू प्रोडक्ट पी। क्लियर। अगर हम इसकी रेट लॉ इक्वेशन लिखें, सपोज रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, रेट is equal to K concentration of A की पावर X concentration of B की पावर Y। क्लियर। ये जो रेट लॉ इक्वेशन में आपको बताया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट दिया गया है X एंड Y, बेटा ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऑलवेज रिमेंबर, जो रेट लॉ होगा, रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ये कभी भी अगर हम ये कहते हैं कि रिएक्शन देख के बता देंगे तो नहीं पॉसिबल है कि रिएक्शन देख के हम नहीं बता पाएंगे कि ये प्रोसेस किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। सो इन दिस रिएक्शन, इफ रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन इज दिस, then order of reaction with respect to A is equal to X and order of reaction with respect to B is equal to Y। जो इन कंसेंट्रेशन का कोफिशिएंट ऊपर आता है रेट लॉ में, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। सो द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगी बेटा, एक्स प्लस वाई। अब देखिए, ये जो प्रोसेस है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है, रिएक्शन अगर आप देखोगे तो यहां पर कोफिशिएंट एम है और यहां कोफिशिएंट एन है। ये जरूरी नहीं है कि ये एक्स और वाई जो हो एम और एन के बराबर हो सकता है कोइंसिडेंटली एक्स और वाई एम और एन के इक्वल हो जाए, मे बी दिस वैल्यूज डिफरेंट। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। तो रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर में कोफिशिएंट दिया होगा, वही उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन में क्या आ गया भाई, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट raised in rate law equation। रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर रेज्ड होंगी, उन्हीं का सम क्या कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरे टर्म में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। मान लीजिए आपने कह दिया कि साहब ए प्लस बी, और इस B को हमने कह दिया साहब एक्सेस में है, तो बेटा B की तो कंसंट्रेशन चेंज होगी नहीं, और हमने बता दिया प्रोडक्ट P। इसके लिए जो रेट लॉ लिखा गया, तो रेट लॉ हो जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N। अब यहां पर कुछ नहीं लिखा है कोफिशिएंट A की पावर में, B पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगी, इसके लिए ऑर्डर हो जाएगी, यानी ऑर्डर यहां पर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A is equal to N, order of reaction with respect to B is equal to 0, क्योंकि यहां पर B के विषय में बताया नहीं क्या रेट लॉ इक्वेशन में। फाइन। तो हम कह सकते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल whose concentration change during the reaction is known as order of reaction। यानी एक दूसरी डेफिनेशन भी आपको मिल गई कि जिस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन,
वही उस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मानी जाएगी। नाउ सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो फर्स्ट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर के लिए बेटा मैं यूनिट बता दूं पहले, जीरो ऑर्डर बताने से पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन बहुत सिंपल है। आप लिखेंगे मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। अब आप जैसे कहते हैं कि जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या होगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर जीरो ऑर्डर, n इज इक्वल टू 0। आप यहां निकाल लीजिए मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। क्या यूनिट बन गई बेटा इसकी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर। अगर हम कहते हैं n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो क्या यूनिट बन जाएगी भाई, n इज इक्वल टू 1 तो हो जाएगा मोल 1 माइनस 1, n की वैल्यू 1 रख देंगे, लीटर 1 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो ये तो हो गया खत्म, मोल की पावर 0 लीटर की पावर 0। सो व्हाट इज हियर ओनली सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इन दिस वे यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, अगर हम यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे तो n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। क्या मिल जाएगा इसमें, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ nth ऑर्डर। किसी भी टर्म में आप निकाल सकते हो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन। नाउ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन भाई, जिस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। यानी इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज independent on initial concentration of reactant, initial concentration of reactant, it is said to be zero order reaction। अब देखिए आपने जनरल रिएक्शन लिखना है, आपने कहा जैसा ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट पी में, अब ये ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट पी में, आपने इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिया, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब क्या होगा भाई, जब टाइम 0 है, टाइम 0 आपने इसको मान लिया ए मोल्स पर लीटर। कहीं कहीं पर बेटा इसको ए मोल्स लिखते हैं, कहीं कहीं पर ए नॉट भी लिखते हैं, इस तरह से ए नॉट, डोंट बी कंफ्यूज विद ए एंड ए नॉट। मैंने आपको यहां पर ए मान लिया है, ए मोल्स पर लीटर, ए मोल्स पर लीटर। और जिस समय टाइम 0 होगा उसमें प्रोडक्ट बनेगा नहीं कुछ, प्रोडक्ट हो जाएगा 0 मोल्स पर लीटर। प्रोडक्ट इज 0 मोल्स पर लीटर, 0 कुछ है नहीं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। आफ्टर टाइम टी, एक्स मोल प्रोडक्ट बन गया, एक्स मोल इज प्रोडक्ट। सो व्हाट अबाउट रिएक्टेंट, इनिशियली ए लिया था आपने, तो टी टाइम के बाद ए माइनस एक्स बचेगा। फाइन, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। सी अगर हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, क्यों, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना माना आपने, ए माइनस एक्स, क्यों कि रेट क्या होता है पावर 0। आप कह देंगे कि रेट क्या है, dx बाई डी टी, आफ्टर टाइम t निकाल रहे हैं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू के, क्योंकि किसी की पावर 0 का मतलब आप समझते हैं 1, तो k इंटू 1 का मतलब हो गया k।
हम लिख सकते हैं इसको dx इज इक्वल टू के dt, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा ध्यान दो जरा, क्योंकि ये डिफरेंशियल बहुत स्मॉल चेंज देखा जा रहा है, जब हम इसको कंप्लीट रिएक्शन लिए देखेंगे तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। dx इज इक्वल टू के कांस्टेंट है dt, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा x इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इक्वेशन नंबर 2, यहां पर c क्या है? c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमको इनिशियल टाइम t में जाना पड़ेगा। इफ t इज इक्वल टू 0 देन x क्या होगा बेटा? 0। क्यों? क्योंकि जब टाइम 0 था तो x प्रोडक्ट बना ही नहीं था, कुछ 0 था। अब t और x वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं। जब t और x वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे आप तो मिलेगा x इज इक्वल टू 0 आपने रख दिया है, के कांस्टेंट है, टाइम की वैल्यू आपने 0 कर दी है। सो व्हाट अबाउट c? c इज इक्वल टू 0, यानी जब आप इनिशियल टाइम में जा रहे हैं तो वहां पर c की वैल्यू आ रही 0। सो क्या इक्वेशन मिला आपको? x इज इक्वल टू के टी। नाउ सी हियर, k इज इक्वल टू x ओवर t। अब देखिए, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिख रही है, तो आप कह सकते हैं दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करें तो ये आप समझेंगे कि चूंकि कंसंट्रेशन की बात करेंगे, कंसंट्रेशन समझिए, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में, तो ये इंडिपेंडेंट है। कंसंट्रेशन टाइम के साथ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट है। तो ये ग्राफ पैरेलल आता है टाइम के, फाइन। अब देखिए, अगर यहां हम देखें x अपॉन टी, इसकी यूनिट निकालना चाहें, x इज कंसंट्रेशन, आप कहेंगे मोल पर लीटर, और टाइम क्या है? सेकेंड इनवर्स। तो अब आप निकालेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए, यही यूनिट मैंने आपको अभी nth ऑर्डर ऊपर निकाला था। देखिए आप देख सकते हैं बहुत इजीली, ये देखिए जीरो ऑर्डर के लिए आपने यही मोल पर लीटर पर सेकेंड या लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, फाइन। सो दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन दिस वे you can find order of reaction. So next is first order reaction. देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब इसमें क्या कह देंगे हम कि रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन के किसी भी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है। आपने कह दिया ए चेंजिंग टू प्रोडक्ट टी। अब यहां पर अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन वही मानेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गई भाई? लेट इनिशियल कंसंट्रेशन मींस जब टाइम 0 था उस समय आपने इसको मान लिया ए मोल्स पर लीटर, ए मोल्स पर लीटर, और ये हो जाएगा 0 मोल। लेकिन आफ्टर टाइम टी कितना हो जाएगा भाई? आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी ये बन जाएगा x मोल प्रोडक्ट। तो व्हाट अबाउट रिएक्टेंट? a माइनस एक्स। ठीक है। अब अगर हम रेट की बात करें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 लिखा नहीं जाता है हम लोग, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए हम पावर क्या लिखेंगे? 1। सो यू कैन राइट हियर रेट क्या होता है भाई? dx बाई dt, dx बाई dt इज इक्वल टू के, फर्स्ट ऑर्डर है जिसको हम 1 लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन कितना आपने लिखा है? a माइनस एक्स, पावर 1 है तो 1 लिखते रहिए हम लोग। ठीक है। अब क्या करना है हमको भाई? देखिए, हम इसको लिख सकते हैं dx बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। अब जरा समझिए, इसमें क्योंकि a वैल्यू कांस्टेंट है और x वैल्यू वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का एक साथ हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। क्लियर? कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन dx बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। क्लियर? इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा आप तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन में? इसका इंटीग्रेशन होगा तो आप सॉल्व करोगे। अब क्योंकि a माइनस एक्स में a कांस्टेंट वेरिएबल, इसको हम एक ही टर्म में लेके आएंगे, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा माइनस
नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन वैल्यू ये आएगा, आप सॉल्व करोगे तो माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। सी है। अब हमको c कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इज व्हाट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो एट t इज इक्वल टू 0 x विल बी 0, x विल क्या हो जाएगा 0। देन x और t की वैल्यू इक्वेशन टू इनपुट कर दीजिए, यू विल गेट माइनस नेचुरल लॉग a माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, यू विल गेट c इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग a। यू कैन फाइंड हियर c की वैल्यू आ गई माइनस नेचुरल लॉग a, जिसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देंगे यहाँ पर c की वैल्यू। ठीक है, क्या इक्वेशन मिलेगी बेटा, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग a। ठीक है, अब ये वैल्यू माइनस में यहां पर वैल्यू है, इसको हम इक्वल के इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, यू विल गेट के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। यहां पर एक फार्मूला होता है बेटा, क्या, लॉग m बाई n इज इक्वल टू होता है लॉग m माइनस लॉग n। अब देखिए जरा, ये लॉग m है, ये लॉग n मान लेंगे तो इस टर्म में लिख सकते हैं इसको हम, के टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। फाइन। सो अब इसको हम अगर वैल्यू चेंज कर दें लॉग नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में, यू विल गेट के टी इज इक्वल टू 2.303 log a by a minus x to the base 10. Now you will get k is equal to 2.303 upon t log a by a minus x. So this is very important formula for the numerical as well as derivation. क्या है, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर के लिए आपने निकाला k इज इक्वल टू एक्स बाई टी। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये दोनों ही इक्वेशन, स्पेशली दिस इक्वेशन, अब इसी को कहेंगे तो बेटा ऐसे लिखते हैं, समझिए जरा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, अब ये R नॉट है, मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A माइनस एक्स इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, RT लिख दिया गया। अगर ये रेडियो एक्टिव डीके मानते हैं तो लिखते हैं हम लोग k इज इक्वल टू 2.303, चूंकि रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर फिनोमेना है तो लिख देंगे लॉग n नॉट अपॉन n, मींस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। दिस इज द फार्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चाहे आप इस टर्म रख दीजिए, इस टर्म में रखिए, या फिर आप रेडियो एक्टिव डीके के लिए आप n नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी सब्सटेंस की, और n मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर टाइम t। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट, यू कैन फाइंड द रेट कांस्टेंट